प्रिय विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्शन या उत्पादन। विद्यार्थियों, मेरी कोशिश है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यथासंभव मैं आपकी हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्पत्ति, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। द टर्म इकोनॉमिस्ट यूज टू डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, i.e. the relationship between input and the output of a good or service। उत्पादन फलन से तात्पर्य हुआ वह शब्द जिसे अर्थशास्त्री उत्पत्ति की तकनीक को समझाने में प्रयोग करते हैं, अर्थात उत्पत्ति के आगत और निर्गत के मध्य जो तकनीकी संबंध होता है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कह सकते हैं। देयर इज ए प्रोडक्शन फंक्शन फॉर एवरी गुड, मतलब कि यहाँ प्रत्येक वस्तु के लिए एक उत्पादन फलन होता है। दैट शोज द मैक्सिमम आउटपुट यू कैन गेट फ्रॉम एनी क्वांटिटीज ऑफ इनपुट, जो कि वह दर्शाता है कि आप आगतों की कितनी भी संख्याओं के साथ उत्पत्ति की कौन सी मैक्सिमम या अधिकतम मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन इज द डिस्क्राइब ऑफ द करंट बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग ए गुड। यहाँ यह बात अंतर्निहित है कि कोई भी उत्पादन फलन एक निश्चित टेक्नोलॉजी के स्तर से संबंधित होता है जो कि वर्तमान में उच्चतम तकनीकी स्तर माना गया है। प्रोडक्शन फंक्शंस अप्लाई टू फर्म i.e. MSU has a production function for producing alfalfa. GM has a production function for producing cherries. यहाँ उदाहरण द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक फर्म का एक उत्पादन का तरीका या प्रोडक्शन फंक्शन वो अप्लाई करती है। जैसे मैगी को टमाटो केचप बनाना है तो उसका एक उत्पादन का फंक्शन होगा, फलन होगा। टोटल प्रोडक्ट कर्व, इसी श्रृंखला में हम कुल उत्पादन वक्र को समझते हैं। द टोटल प्रोडक्ट कर्व शोज आउटपुट एज ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल इनपुट होल्डिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट, अर्थात उत्पत्ति के अन्य सभी साधनों को स्थिर मानते हुए एक साधन को परिवर्तनशील मानते हुए उत्पादन वक्र उत्पत्ति की विभिन्न मात्राओं को एक फंक्शन के रूप में दिखाता है। द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर टैक्स रिटर्न इन ए स्मॉल अकाउंटिंग फर्म कैन बी रिटर्न लाइक दिस। ये एग्जाम्पल दिया गया है कि Q is a function, F any function of office space, accountants, computers, furniture, supervisors, office supplies etc। यानी कि एक CA का ऑफिस है जो लोगों के टैक्स रिटर्न भरता है, तो कितने क्वांटिटी ऑफ रिटर्न्स, कितने रिटर्न्स भरेगा यह निर्भर करता है कुछ तत्वों पर। और वो तत्व क्या हैं? ऑफिस का आकार कितना है, वहाँ पर अकाउंटेंट कितने हैं, कंप्यूटर कितने हैं, फर्नीचर कितना है, सुपरवाइज़र कितने हैं और ऑफिस सप्लाईज कितनी हैं। यानी कि A4 साइज़ की रिम्स, पेन, पेंसिल और जो भी प्रिंटर की शाही वगैरह है वो, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि वो CA के ऑफिस में कितने टैक्स रिटर्न भरे जाएंगे। The dependent variable is quantity of output. The independent variable are quantities of input.
यानी कि स्वतंत्र चर तो हो गया आगतों की संख्या और आश्रित चर हो गया आउटपुट या निर्गत की संख्या। अब आपके सामने श्रम को परिवर्तनशील साधन और बाकी अन्य साधनों को फिक्स मानते हुए टीपी या टोटल प्रोडक्शन की एक टेबल दिखाई गई है, जिसमें जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ती है टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है, जो कि 0, 3, 15, 36, 48, 56, 62, 66, 68 हो रहा है। इस टेबल को हम एक ग्राफ द्वारा दिखाते हैं। टोटल प्रोडक्ट कर्व फॉर टैक्स रिटर्न एज ए फंक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ लेबर। जो अभी हमने उदाहरण लिया था सीए के ऑफिस का, उसी को इस टेबल में आपको दिखाया गया था। अब इस टेबल को ग्राफ द्वारा दिखा रहे हैं। एक्स अक्ष पर लेबर की मात्रा 0 से 10 तक है और वाई अक्ष पर क्वांटिटी है कि भाई कितने टैक्स रिटर्न भरे गए, 0 से लगाकर 70 तक के दर्शाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेड कलर के पॉइंट आपको दर्शाए गए हैं। बाकी 4 पॉइंट आप इसमें प्लॉट कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं आपको प्लॉट करे हुए दिखा देता हूँ कि जब हम इन सबको प्लॉट कर देंगे तो हमें कुल 10 बिंदु जो प्राप्त हो रहे हैं उनको आपस में मिलाने पर हमें एक टीपी वक्र प्राप्त होगा। जैसे कि 5 लेबर होने पर हमें इतना टीपी वक्र प्राप्त हो रहा है। वेयर when labor is 5 output is 56। अब यहाँ पर समझ लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट। एक साधन का सीमांत उत्पादन क्या होता है? द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट चेंज इन इनपुट। यानी कि साधन की एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने पर कुल उत्पादन में कितना अंतर आता है। इसे हम टीपी कर्व के स्लोप के रूप में भी दिखा सकते हैं, जिसका सूत्र होगा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एल। अब मार्जिनल प्रोडक्ट इज ए मेजर ऑफ इनपुट प्रोडक्टिविटी। जो सीमांत उत्पाद है वह इनपुट प्रोडक्टिविटी का मापक है। अब इस टेबल में आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना बताया गया है, जैसा कि इसका सूत्र दिखाया गया डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एल। जैसे आप ये कर सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट में पिछले प्रोडक्ट का अंतर करने पर 3 में से 0 गया 3, 15 में से 3 गया 12, 36 में से 15 गया 12, 48 में से 36 गया 21, 56 में से 48 गया 12। ठीक है, क्योंकि जो लेबर है वो एक एक की मात्रा में बढ़ रहा है तो अंतर एक ही आ रहा है। अब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है आप उसे यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व शोज द मार्जिनल प्रोडक्ट एज ए फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज्ड। यानी कि जो सीमांत उत्पाद वक्र है वह सीमांत उत्पाद को श्रम की मात्रा के फलन के रूप में दिखाता है। अब इसका भी अगर हम एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम उसकी टेबल के आधार पे बनाएं तो वो आपके सामने इस प्रकार से दृष्टिगत होगा। जो पहले तो तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है और फिर थोड़ी कम तेज़ी से नीचे की ओर गिर रहा है, जो कालांतर में शून्य होगा और शून्य होने के बाद में ऋणात्मक भी हो जाएगा। जैसे कि 6 इकाई श्रम की काम में लेने पर हमें 6 इकाई सीमांत उत्पाद प्राप्त हो रहा है। यही चीज़ हमारे टेबल में भी दिखा रही थी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल का नियम। एज द अमाउंट ऑफ एन इनपुट इंक्रीजेज ऑल अदर इनपुट बीइंग हेल्ड कांस्टेंट। भाई अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अब जब हम एक साधन की मात्रा बढ़ाएंगे तो जो सीमांत उत्पाद है वो प्रत्येक अगली बार में थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखिए आपके चित्र में पहली बार तेजी से बढ़ रहा है, उसकी बार तो उससे कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो अब टीपी और एमपी दोनों चित्रों को एक साथ दिखा के
आपको द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल का नियम दिखाया गया है कि जब कुल उत्पादन वक्र फ्लैट होता जा रहा है और साथ ही साथ जो परिवर्तनशील साधन है वो बढ़ता जा रहा है, यानी प्रत्येक अगले परिवर्तनशील साधन द्वारा पिछले साधन की तुलना में कम सीमांत उत्पादन मिल रहा है। यही घटते प्रतिफल का नियम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।